आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। क्या सप्तांग सिद्धांत अर्थात कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा क्या है? क्या कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा क्या है? सप्तांग, इस सप्तांग शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य की 7 अंग की धारणा कौटिल्य ने दी थी। हम सबसे पहले ये बताएंगे कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार ही राज्य के 7 तत्वों का वर्णन किया है या राज्य के 7 प्रकृतियों का वर्णन किया है। अब चाहे मनु की बात हो, चाहे कौटिल्य की बात हो, चाहे शुक्र की बात हो, इन तीनों ने ही वास्तविक रूप में हम देखें तो राज्य के संदर्भ में सप्तांग धारणा दी है। क्या सप्तांग धारणा दी, अर्थात इन्होंने राज्य के 7 अंग तत्व या प्रकृतियां बतलाई है। अब हम बात करते हैं कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा या सिद्धांत। तो सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने भी प्राचीन समय में वास्तविक रूप में राज्य को प्राणी शरीर मानने की परंपरा रही है, जिसके 7 अंग या 7 प्रकृतियां माने जाते थे। कितने माने जाते थे? 7 अंग या प्रकृतियां माने जाते थे। कौटिल्य ने भी उसी ही परंपरा का समर्थन किया है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तविक रूप में कौटिल्य ने अपने सप्तांग राज्य का जो सिद्धांत दिया है, इसके अंतर्गत कौटिल्य प्राचीन परंपरा का केवल अनुकरण करता नहीं था, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप में, व्यापक रूप में, विस्तृत रूप में इस सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो इसका मतलब क्या होगा? ये केवल अनुकरण करता नहीं थे, बल्कि वास्तविक रूप में व्याख्याकार थे। क्या थे? व्याख्याकार थे। ये बात एक विशेष ध्यान रखना है। ये विशेषकर नेट यूजीसी के अंतर्गत पूछी जाती है। कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत किसी भी रूप में इस प्रश्न को पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये केवल अनुकरण करता नहीं थे। ठीक है, प्राचीन परंपरा का समर्थन करें, लेकिन उन्होंने केवल अनुकरण नहीं किया, केवल नकल नहीं किए, बल्कि इसकी ठीक से यथार्थ रूप में व्याख्या की है। अगली बात क्या आती है कि वास्तविक रूप में इसको इन्होंने क्या कहा है? सप्त प्रकृति राज्य। क्या कहा है? सप्त प्रकृति राज्य, मतलब राज्य की 7 प्रकृतियां होती हैं, 7 अंग होते हैं, 7 तत्व होते हैं। मैं बार बार पिछली वीडियो भी मैंने बताया था मनु की सप्तांग धारणा के अंतर्गत कि क्या कह रहे हैं इसको? सप्त प्रकृति राज्य अथवा सप्त राज्य का है। सप्तांग राज्य का क्या कहा है? सप्तांग राज्य का है। इसको क्या कहा है? सप्तांग राज्य, मतलब राज्य के 7 अंग तत्व या प्रकृतियां होती हैं। तो यहां जब प्रश्न पूछा जाए कि कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा से आप क्या समझते हैं, विकल्प दे दिए जाएंगे, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर ये होगा कि राज्य के 7 अंग तत्व या प्रकृतियां होती हैं। बार बार करूं, अब वो 7 अंग या तत्व या प्रकृतियां कौन से होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, मनु और कौटिल्य ने वास्तविक रूप में 7 ही अंग प्रकृतियां बतलाई हैं, लेकिन कुछ जगह इन्होंने नाम अलग अवश्य बतलाया। ये मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, सबसे पहला जो राज्य का अंग तत्व या प्रकृति होगा वो क्या होगा? स्वामी। क्या होगा? स्वामी, मतलब राजा। अब इसको प्रथम स्थान दिया है। क्या स्थान दिया है? प्रथम स्थान दिया है। इसका मतलब सप्तांग राज्य के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रथम स्थान किसका होगा? राजा का होगा। अब राजा के बारे में कौटिल्य ने कितनी बातें बताई हैं कि राजा के क्या गुण होने चाहिए, क्या कह रहा हूं, राजा के क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इत्यादि कितनी बातों का इन्होंने उल्लेख किया है। लेकिन यहाँ हम इसकी जो योग्यताएं गुण है इसकी चर्चा अलग से वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसमें तो केवल हम 7 तत्वों का क्रमशः आपको अभिप्राय बतला रहे थे। पहले क्या होगा? स्वामी या राजा। ठीक। दूसरा तत्व जो है, अब देखो यहां भी ध्यान रखना, हम क्रम से आना है। इसमें यह नहीं होना चाहिए कि कोष को हम यहां स्थान दे दे और अमात्यों को यहां स्थान दे दे। नहीं, वैर्यता क्रम है ये। क्या है ये? वैर्यता क्रम है। मतलब प्रथम स्थान पर स्वामी या राजा होगा, उसके बाद दूसरा स्थान क्या है?
अमात्य। दूसरा अंग या तत्व क्या होगा? अमात्य। अमात्य मीन्स तात्पर्य मंत्री। क्या? मंत्री। अब यहां ध्यान दें, कौटिल्य अपने सप्तांग राज्य की धारणा में कह रहे हैं कि राज्य का जो दूसरा तत्व होगा वो क्या होगा? अमात्य या मंत्री। अब यहाँ पर भी कौटिल्य ने मंत्रियों के लिए कितनी ही योग्यताएं और गुणों का उल्लेख किया है, परंतु यहाँ जो मूल बात है, एग्जाम की दृष्टि जो प्रश्न पूछा जाता है, मैं कहना चाहूंगा कि कौटिल्य ने वास्तविक रूप में अमात्य या मंत्री को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बतलाया है। पहला पहिया कौन सा है? स्वामी। दूसरा क्या है? अमात्य। इसका मतलब राज्य रूपी गाड़ी का संचालन यदि सुचारू रूप में करना हो तो स्वामी को मंत्रियों की आवश्यकता होगी, और यदि स्वामी के पास मंत्री नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि राज्य का संचालन सुचारू रूप में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्री या अमात्य राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया है। तो पहला पहिया क्या होगा? स्वामी। दूसरा क्या होगा? अमात्य। तीसरा तत्व या अंग क्या बतलाया इन्होंने? जनपद। जनपद के अंतर्गत भूमि और प्रदेश दोनों आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? भूमि, क्या? भूमि और, फिर से दोहरा रहा हूं, भूमि और जनसंख्या। भूमि और जनसंख्या। अब यहां मनु ने इसको क्या नाम दिया है ये ध्यान रखेंगे, पूर्व। क्या नाम दिया था? पूर्व। ये डिफरेंस है। तो कौटिल्य तीसरा क्या बतला रहे हैं? जनपद। जनपद में क्या आएगा? फिर से दोहरा रहा हूं, क्षेत्रफल और जनसंख्या। क्षेत्रफल और जनसंख्या। आधुनिक समय में राज्य के जो 4 तत्व माने जाते हैं उस संदर्भ में हम कह रहे हैं। चौथा तत्व या अंग या प्रकृति क्या होगा? दुर्ग। क्या होगा? दुर्ग। इसका मतलब वास्तविक रूप में राजा को अपनी सुरक्षा के लिए दुर्गों की स्थापना की जानी चाहिए। और इसमें अब यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। नोट कीजिएगा। पहला क्या है? ओदक। क्या? ओदक दुर्ग। ये क्या होगा? ये जल से घिरा हुआ होगा चारों तरफ से। किससे घिरा होगा? ये जल से सुरक्षित होगा। जल से जो सुरक्षित दुर्ग है उसको क्या कहते हैं? ओदक दुर्ग। नोट कीजिएगा, ओदक दुर्ग। दूसरा जो दुर्ग है वो क्या है? पार्वत दुर्ग। मतलब जो वास्तविक रूप में पर्वतों से घिरा हुआ होगा वो क्या होगा? पार्वत दुर्ग। तीसरा क्या होगा? धानवन। धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग क्या होगा? ये मरुस्थल के अंतर्गत होगा। क्या होगा? ये मरुस्थल से घिरा हुआ होगा। और चौथा क्या होगा? वन दुर्ग। ये वनों से घिरा हुआ होगा। तो 4 दुर्ग बताए कौटिल्य ने। कौन कौन सा? ओदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कौटिल्य ने कितने दुर्गों का वर्णन किया है? 4। ओदक, पार्वत, धानवन, वन दुर्ग। इसका तात्पर्य मैंने आपको बतला दिया है, तो ध्यान से समझें। 5वां अंग तत्व या प्रकृति क्या है? कोश मीन्स राजकोष, खजाना। तो कौटिल्य ने 5वां जो तत्व माना है, किसको माना है? राजकोष को माना है। इसके अंतर्गत कौटिल्य ने कहा है राजकोष में इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात होने चाहिए कि संकट काल के अंतर्गत आपत्ति के समय इनका प्रयोग किया जा सके और उस समय किसी भी रूप में राजकोष के अंतर्गत कोई अभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था राजा के द्वारा की जानी चाहिए। परंतु यहाँ पर कौटिल्य एक बात और कह रहे हैं कि कोष इकट्ठा कैसे होगा? कोष कर के माध्यम से इकट्ठा होगा। किससे होगा? एकत्रित किससे करेंगे? टैक्स से, कर से। मगर यहाँ पर जो कर है वह कर भी जनता को इस रूप में लगाया जाना चाहिए जिससे कि जनता को किसी भी रूप में कोई पीड़ा ना हो, वो पीड़ित ना हो, वो दुखी ना हो। अगला जो बात आती है, छठा, इसका जो अंग तत्व प्रकृति क्या है? दंड। छठा क्या है? दंड। दंड का तात्पर्य क्या है? सेना। दंड का तात्पर्य क्या है? सेना। इसका तात्पर्य होगा कि वास्तविक रूप में कौटिल्य अपने राज्य की धारणा, सप्तम राज्य की धारणा के अंतर्गत छठा तत्व किसको बतलाते हैं? दंड को, सेना को बतलाते हैं। तो निश्चित रूप में राज्य की सुरक्षा के लिए अच्छी से अच्छी सेना भी होनी चाहिए। 7वां तत्व क्या है? मित्र। 7वां अंग तत्व प्रकृति क्या है? मित्र। तो इसका भावार्थ ये कि वास्तविक रूप में
जो राज्य का सातवां तत्व है वो मित्र है। मित्र कौन होता है? जिस राजा के साथ वास्तविक रूप में जो संधि की जाती है, जो संधि की जाती है, किस रूप में की जाती है? इस रूप में की जाती है। सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक क्षेत्र में भी की जा सकती है। किस लिए की जाती है? जिससे कि हम वास्तविक रूप में अपने राज्य का विकास कर सकें। और यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस राज्य के जितने ज्यादा मित्र होंगे वह राज्य उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होगा, और जिसके जितने ज्यादा शत्रु होंगे वह उतना ही शक्तिहीन होगा। इसलिए प्रत्येक राजा का ये दायित्व है कि वह अपने मित्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करे। तो ये क्या हो गई? कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत 7 अंग, 7 तत्व या प्रकृतियां, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? ठीक है। अब मनु भी 7 ही तत्व बतलाते हैं, शुक्र भी 7 ही तत्व बतलाते हैं। अगली जो बात आती है कि वास्तविक रूप में कौटिल्य राज्य के विभिन्न अंगों का सापेक्षिक महत्व बतलाते हैं। क्या? सापेक्षिक महत्व बतलाते हैं। ये इससे स्पष्ट होगा। सापेक्षिक का मतलब क्या होगा कि वास्तविक रूप में यदि हम स्वामी और अमात्य के महत्व की बात करते हैं तो स्वामी का महत्व ज्यादा होगा। अमात्य जनपद की बात करते हैं, अमात्य का महत्व होगा। जनपद दुर्ग की बात करते हैं, जनपद का महत्व ज्यादा होगा। दुर्ग कोष की बात करते हैं, दुर्ग का महत्व होगा। कोष दंड की बात करते हैं, कोष का होगा। दंड मित्र की बात करते हैं तो दंड का महत्व ज्यादा होगा। इसका मतलब प्रथम जो प्रकृति होगी, दूसरी जो प्रकृति है, इस प्रथम प्रकृति का इससे ज्यादा महत्व होगा। मतलब आगे वाली प्रकृति हम इसको माने, पीछे वाली प्रकृति इसको माने, तो पीछे वाली प्रकृति से आगे वाली प्रकृति का ज्यादा महत्व होगा। तो इसका मतलब क्या है? इनका सापेक्षिक महत्व होगा। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इन तत्वों का कोई महत्व नहीं। ये बात सही है, सापेक्षिक महत्व तो है, लेकिन प्रत्येक प्रकृति के द्वारा अपना जो विशिष्ट कार्य है उसके द्वारा ही किया जाएगा, अन्य प्रकृतियां नहीं कर सकती। इसलिए प्रत्येक प्रकृति का अपना महत्व है। उदाहरण के रूप में बताइए, क्या यहाँ पर कोष से संबंधित कार्य ये अकेला कर सकता है? क्या दुर्ग से संबंधित कार्य कर सकते हैं? क्या स्वामी से संबंधित कार्य यहाँ पर किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो प्रत्येक प्रकृति का अपना विशिष्ट कार्य वह उसी प्रकृति के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रत्येक प्रकृति का अपना महत्व है, लेकिन सापेक्षिक महत्व यदि देखा जाए तो फिर ये क्रम होगा। प्रथम स्थान इसका होगा, दूसरा इसका, तीसरा इसका, चौथा दुर्ग का, पांचवा कोष का, छठा धन का, सातवां मित्र का। ये सापेक्षिक महत्व कौटिल्य ने बतलाया है। अब मूल जो इसके ऊपर प्रश्न बनता है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी नेट, जीआरएफ, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत किसी न किसी को पूछा जाता है कि कौटिल्य के सप्तांग राज्य की धारणा की कुछ विद्वानों के द्वारा आलोचना भी की गई है, इसमें कमियां भी निकाली गई हैं। इनको हम ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। यदि हम इनको समझ रहे हैं तो वास्तविक रूप में आधुनिक समय में राज्य के जो 4 तत्व माने जाते हैं उनको भी ठीक से समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं, आधुनिक समय में राज्य के कितने तत्व माने जाते हैं? 4। कौन कौन सा? जनसंख्या, नोट कीजिएगा, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, पहला क्या है? जनसंख्या, निश्चित भूभाग, तीसरा सरकार, चौथा समप्रभुता। ये 4 तत्व माने जाते हैं। और कौटिल्य ने कितने बतलाए थे? 7 तत्व बतलाए थे। अब इनकी जब हम तुलना करते हैं तो इस आधार पर हमें सप्तांग राज्य की धारणा में कुछ कमियां दिखलाई देती हैं। ठीक है, अब वो कमियां क्या है? नंबर 1, सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना। क्या? सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना। सावयव का मतलब क्या होता है? प्राणी शरीर। क्या? प्राणी शरीर है ये सावयव है। अब सावयव सिद्धांत संबंधी आलोचना क्या है इसमें? कि वास्तविक रूप में कौटिल्य इसको प्राणी शरीर तो मान रहे हैं, सावयव सिद्धांत तो दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में इन्होंने स्पष्ट रूप में राज्य के संदर्भ में सावयवी सिद्धांत नहीं दिया है। यह तो आगे चल करके हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही दिया गया था। फिर से बोल रहा हूं, हर्बर्ट
स्पेंसर के द्वारा बहुत समय बाद में दिया गया था, मतलब कौटिल्य के बहुत समय बाद में दिया गया था। इसलिए सावयव सिद्धांत संबंधी इसमें कमी है। आलोचक इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं कि स्पष्ट रूप में इन्होंने राज्य का सावयवी सिद्धांत नहीं दिया। बिल्कुल सत्य ये बात। दूसरा, राज्य के निर्माणक तत्व संबंधी आलोचना। दूसरी आलोचना देखिए, राज्य के निर्माणक तत्व संबंधी आलोचना। निर्माण तत्व संबंधी आलोचना क्या होगी कि वास्तविक रूप में जब आधुनिक समय में हम देखते हैं तो राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। अब इसमें कमी क्या है देखें हम। अब यहाँ वास्तविक रूप में देखें तो जनसंख्या की बात तो इसमें आ जाती है, जैसे जनपद के अंतर्गत आ जाती है कि भूमि और जन प्रदेश बताता है इसका तात्पर्य। तो जनसंख्या, निश्चित भूभाग यहाँ पर आ गया। सरकार, सरकार किसके अंतर्गत आ जाती है? वास्तविक रूप में सरकार स्वामी के अंतर्गत आ जाती है। और जो ये अन्य इसके तत्व में कोष, दंड, मित्र वगैरह, ये भी सब सरकार के अंतर्गत, मतलब स्वामी का हम अप्रत्यक्ष रूप में भावार्थ ले सकते हैं कि सरकार। इसका मतलब 3 तत्व इसमें मौजूद है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार। परंतु आलोचकों का कहना है कि इसके अंतर्गत संप्रभुता का कहीं जिक्र नहीं है। क्या? संप्रभुता का कहीं जिक्र नहीं है। इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। क्या कह रहा हूं? यहाँ आलोचकों का कहना है कि 3 तत्व तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इन 7 तत्वों में मौजूद है, लेकिन अंतिम जो चौथा तत्व है संप्रभुता, वो इसके अंतर्गत मौजूद नहीं है। इसलिए इस आधार पर भी इनकी आलोचना की जाती है। तीसरा क्या है? आलोचना, अंगों की आपसी वैरियता का आधार नकारात्मक है। अंगों की आपसी वैरियता का आधार नकारात्मक। इसका मतलब यहाँ ये हो रहा है कि वास्तविक रूप में इन्होंने जो इन अंगों का सापेक्षिक महत्व बतला है वह पूर्णतः नकारात्मक है। क्या है ये? नकारात्मक है। चौथा क्या होगा? राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता। चौथी आलोचना क्या होगी? राजा की, देखो ध्यान दें, राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता, मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में कौटिल्य अपने सप्तांग राज्य की धारणा के अंतर्गत स्वामी को ही केंद्र मान रहा है, प्रमुख मान रहा है, अन्य अंगों पर मुख्य मान रहा है, प्रथम मान रहा है। आलोचक इस आधार पर भी इसकी आलोचना करते हैं। अब मैं अंत में कहना चाहूंगा, ठीक है, आलोचकों ने आलोचना कर ली, लेकिन हम ये कह रहे हैं क्या कि वास्तविक रूप में उस समय कौटिल्य के समय में राज्य के संबंध में यही धारणा प्रचलित थी, इसलिए कौटिल्य ने भी उसका समर्थन किया है। दूसरी बात हम पहले बता चुके हैं कि कौटिल्य ने प्राचीन समय की परंपरा का केवल अनुकरण ही नहीं किया है, बल्कि वास्तविक रूप में इन्होंने यथार्थता के आधार पर, व्यवहारिकता के आधार पर ठीक से इनकी व्याख्या की है। इसलिए हम इसको केवल अनुकरणकर्ता नहीं कह सकते, बल्कि ये व्याख्याकार थे। दूसरी जो बात आती है कि निर्माण तत्व के आधार पर आलोचना की जाती है। भाई निर्माण तत्व की बात आती है, इन्होंने कह दिया कि जनसंख्या, निश्चित भूभाग और सरकार, 3 तत्व 3 के अंतर्गत मौजूद है, लेकिन संप्रभुता नहीं। तो हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि स्वामी का जब कौटिल्य उल्लेख करते हैं तो इसके अंतर्गत इन्होंने दंड की धारणा का भी प्रयोग किया है। और दंड का जो अप्रत्यक्ष तात्पर्य लिया जाता है वो किससे लिया जाता है? संप्रभुता से लिया जा सकता है। किस लिया जा सकता है? संप्रभुता से लिया जा सकता है। इसलिए आलोचकों का यह कहना है कि इसमें संप्रभुता की धारणा है, संप्रभुता का तत्व मौजूद नहीं है, ये उचित जान नहीं पड़ता। तो इस आधार पर भी हम इसका आलोचना को काट सकते हैं। अगली बात कि राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता। ठीक बात है, राजा की अन्य अंगों पर प्रधानता है तो शासक तो प्रधान होगा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा भी यदि कोई निर्णय लेगा तो वास्तविक रूप में मंत्रियों से सलाह, मशविरा, परामर्श, मंत्रणा करके ही निर्णय लेता है। इसलिए इस आधार पर भी इसकी आलोचना ठीक नहीं है। अंत में हम ये कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में कौटिल्य की सप्तांग राज्य की धारणा को यदि हम इस अनुरूप समझते हैं तो परीक्षा के अंतर्गत इससे बाहर कोई प्रश्न बनता नहीं है। और यदि आप कौटिल्य की इस धारणा को, सप्तांग राज्य की धारणा को ठीक से समझ जाते हैं तो मनु और शुक्र की धारणा को, सप्तांग सिद्धांत को समझने में हमें किसी भी रूप में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे कि
अगली जो वीडियो डाली जाए वह आपके सामने आए और आप ठीक से राजनीति विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।